हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज से हम आपको क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी चैनल पर आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चाहे वो कितने भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है आपका, पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर के बारे में समझना होगा, उसके बाद हम आपको सवाल लगाना सिखाएंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं आपकी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, वर्मेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। और अब आप सोच रहे होंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो हम आपको बता दें, परिमेय संख्याएं आपकी वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो आपकी सारी कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या, यानी कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो सारी कौन सी संख्या है आपकी? परिमेय संख्या है। जैसे हमने कहा 2 - 5 1/4 -1/3, ठीक है, या 22/7, इस प्रकार से etc। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्योंकि हम इन्हें बटे के रूप में लिख सकते हैं P/Q के। P/Q का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, 3/4, 5/8, 1/2, -3/2, 4/5, इस प्रकार से कोई भी हो। ज़रूरी नहीं कि जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं वही हों, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 अकेला लिखा है तो आप सोच रहे होंगे इसको बटे में तो लिखा नहीं है, तो इसके नीचे आप एक कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, और कभी भी हटा सकते हैं। इसलिए जब ये बटे में हो गई तो ये परिमेय संख्या आपकी बन गई। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब हम अपरिमेय संख्याएं समझते हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, जो व्यक्ति अच्छा नहीं होगा वो कैसा होगा? बुरा होगा। ठीक है, उसी प्रकार जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी वो क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। जैसे √2, √3, -√5। ठीक है, इस प्रकार से जो भी संख्याएं आपकी रूट के अंदर होंगी, ठीक है, चाहे वो प्लस की हों या माइनस की, वो सारी संख्याएं आपकी कौन सी कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, और पाई भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है, और बटे के रूप में हो और रूट के अंदर हो, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, etc। ठीक है, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी वो आपकी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। और दूसरी बात, परिमेय संख्याएं भी आपकी अनंत हो सकती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी अनंत हो सकती हैं। ठीक है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनकी कोई गिनती नहीं है कि ये कितनी है। ठीक है, ये तो हमें भी पता नहीं है, और जिसने परिमेय और अपरिमेय की हमें जानकारी दी है उसे भी पता नहीं है कि ये कितनी संख्या है। ठीक है, अब हम आपको इसका एक फॉर्मूला बताएंगे जो कि इसमें यूज़ होगा। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना क्या है,
एक प्रमेय पढ़ना है, ठीक है। उस प्रमेय का नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या फिर इसी का एक नाम और है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ये भी एक नाम है उसका, ठीक है। तो इसमें आपको इन दो प्रमेय के बारे में पढ़ना है और इनको आप दो मत समझिएगा, ठीक है। इनके केवल नाम दो हैं, काम एक है, ठीक है। ये प्रमेय आपकी एक ही है, ये मान के चलिएगा एक ही प्रमेय है और इसके दो नाम हैं, तो आपको इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रमेय को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये वाला फॉर्मूला आपने क्लास 5th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसको हम एक नए तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यूक्लिड ने जिस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है, जिस तरह से उसको लिखा है, यूक्लिड की भाषा में हम लिखेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड ने कहा हमसे कि इसको आप इस तरह ना लिख करके इसको इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। तो हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। तो यहाँ पर भाज्य को लिखा जाएगा ए, ठीक है, और भाजक को लिखा जाएगा बी, भागफल को लिखा जाएगा क्यू, और शेषफल को लिखा जाएगा आर, ठीक है। अब क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि आपको पता होगा रिमाइंडर मिस होता है शेषफल, इसलिए उसका आर निकाल लिया हमने, ठीक है। और क्यूटेंट माने होता है भागफल, इसलिए इसका क्यू निकाल लिया। और इसमें एक कन्फ्यूजिंग पैदा होती है क्योंकि इसकी मीनिंग बिल्कुल सेम उससे स्टार्ट होती है। जैसे कि इसका जो भाज्य है उसको क्या बोलेंगे? DIVIDENT, डिवाइडेंट। और इस भाजक को क्या कहेंगे? DIVISOR, डिवाइज़र। तो यहाँ पे दोनों में डी आ रहा था, इसलिए इसको ए बोल दिया, इसको बी, ताकि कंफ्यूजिंग ना हो हमें, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इस तरह बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी कि जो आपका आर होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है। और जो भाजक होगा आपका, ठीक है, भाजक से क्या होगा? ये हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो भाजक क्या था? बी, भाजक से हमेशा छोटा होगा। वो कैसे होगा वो भी हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि आपको 3 का भाग देना है 14 में, ठीक है। तो हमने 3 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 4 बार। घटाया तो 2 बचा, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका भाजक, ठीक है, यानी कि ए, ये आपका भाजक है। और ये क्या है? सॉरी, ये वाला होगा आपका ए, ठीक है, ये आपका भाज्य है। और ये वाला क्या है? भाजक, यानी कि बी। और ये आपका भागफल, इसको हम क्या बोलेंगे? क्यू। और ये रिमाइंडर बचेगा, इसको क्या कहेंगे? आर, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आर जो आपका आया है ये 2, ये देखिएगा, ये आपका हमेशा इससे कैसा होगा? छोटा होगा, ठीक है। भाजक से हमेशा छोटा होगा, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। भाजक आपका बड़ा होगा आर से, और आर आपका छोटा होगा। और आर आपका 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इसी प्रमेय की सहायता से आपको
सवालों को सॉल्व करना है और इसमें आपको HCF निकालना होता है। HCF यानी कि मासा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ये आपको महत्तम समापवर्तक निकालना होता है HCF। तो अब हम सवालों की तरफ चलेंगे, ठीक है, और एक एक करके सारे सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब हम पहले सवाल को देखेंगे। पहला सवाल है आपका 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी पूछे तो आपको समझ लेना है कि वहाँ पे हमसे मासा पूछा गया, ठीक है, यानी कि HCF। तो HCF निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा नहीं है आपसे कि कौन सी विधि से निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि भाग विधि से। ठीक, तो हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा आपको निकालना सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया है। तो यहाँ लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यानी कि हम इससे सॉल्व करेंगे। तो ये प्रमेय क्या होती है? प्रमेय होती है आपकी A बराबर BQ प्लस R, यही होती है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे जो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा दोनों में, उसको हम क्या मानेंगे? A। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माना A बराबर 1664 और जो छोटा नंबर होगा उसको हम B मान लेंगे, B बराबर 1152, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है? B का भाग A में देना है, ठीक है, अभी बताया था हमने। तो B का भाग आप A में दोगे, ठीक है। तो यानी कि किसका भाग? इस वाले का भाग 1152 का भाग दोगे 1664 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे एक बार। तो हमने लिखा यहाँ पे 1152। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 1 5, ठीक है, 512। तो ये आपका क्या निकल के आया? ये आपका R आ गया, अरे Q आ गया ना। और ये वाला आपका क्या है? B और ये A। तो इन सब को इसमें रखेंगे हम, ठीक है। तो A के स्थान पे कितना रखा जाएगा? 1664। B के स्थान पे कितना रखा जाएगा? 1152। Q के स्थान पे कितना रखा जाएगा? 1। R के स्थान पे 512। इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। अब हम दोबारा से भाग देंगे। दोबारा से अब हम भाग देंगे, ठीक है। किस में देंगे? तो इस वाले नंबर को हम इधर कर देंगे, ठीक है, इस वाले को इधर 1152, यानी कि हम भाजक को क्या बना देंगे? भाज्य। और इस वाले को यहाँ करेंगे, ठीक है। शेषफल को क्या बना देंगे हम? भाजक। यानी कि अब हम इसका भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो हमें ये दोनों प्राप्त हो जाएंगे, Q और R। अब हम 512 का भाग कितने में देंगे? 1152 में। कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, यानी कि 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंची 10, 124। घटाएंगे इसको, 12 में से 4 घटाया 8, 4 में से 2 घटाया 2, 1 में से 0 घटाया 1, कितना आ गया? 128। ये क्या आ गया आपका? R। और ये वाला क्या आ गया? Q, ठीक है। और ये वाला तो A है ये आपका, और ये B। यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं दोनों A B। अब QR को भी यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। Q के स्थान पे 2, R के स्थान पे 128। फिर से वही काम करेंगे, इस वाले को इधर लेके आएंगे और इस वाले को इधर, ठीक है। अब फिर से हम भाग देंगे और Q और R पता करेंगे, ठीक है। अब किस में भाग देना हमें?
128 का भाग देना है 512 में, ठीक है। और इस क्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक आपका शेषफल शून्य ना आ जाए, ठीक है। तो हम फिर से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो ये आपका लगभग 3 बार, 4 बार ट्राई करें। 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 3 11, 4 एकम 4 और 1 5। हाँ, 4 बार में आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी पूरा पूरा कट गया। तो रिमाइंडर क्या बच गया, 0, ठीक है। ये आपका शेषफल आ गया, यानी कि R, और ये आपका Q आ गया। तो इसमें पुनः रख देंगे, ठीक है। ये तो ऑलरेडी रख चुके हैं हम, ये A था आपका, ये B रख दिया है, Q और R और लिख देंगे, ठीक है। तो कितनी बार में, 4 बार में गया, तो 4 आपका Q आ गया और शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए तो आपको समझ लेना अपना काम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम 1152 व 1664 का HCF बराबर, HCF क्या होगा, मासा आपका वही होगा जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। किससे कटा पूरा पूरा, 128 से, ठीक है। तो यह 128 क्या होगा इसका HCF। ये इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। छाप लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको ज्ञात करना है, हल में डालेंगे आप। इसका आंसर बहुत ही छोटा है, ठीक है। इसका आंसर है आपका 2m। अब आप सोच रहे हैं ये आप कैसे कह सकते हैं 2m है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना जब आप m के स्थान पे कुछ भी रखोगे, ठीक है, m बराबर आप 1 रखोगे या 2 रखोगे या 3 या 4 या 5, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी नंबर को रखोगे तब आपको जो यहाँ पे नंबर मिलेगा ना, वो कैसा होगा, आपका समपूर्णांक होगा। कैसा होगा, समपूर्णांक होगा आपका, ठीक है। जैसे कि हम 1 रख दें तो क्या होगा, ये देखिए 2 मिलेगा आपको। जब m बराबर 1 तो क्या मिल गया, 2। जब m बराबर 2 रखोगे तो क्या होगा, 4। ये भी देखिए आप समपूर्णांक है, ये भी आपका समपूर्णांक है। यदि आपने पूर्णांक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक तो आप जानते होंगे, 1 2, ठीक है, 3 4, इस तरह से 5, और इस तरफ 0 भी होता है आपका, इस तरफ -1 -2 करके ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके पूर्णांक होते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिए, उसने समपूर्णांक की बात की है तो आपको सम लेना है, ठीक है। यहाँ पे 3 5 7 9 11 ये नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो समपूर्णांक की बात करिए तो यहाँ पे आपको समपूर्णांक ही मिल रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2m। ये आपका आंसर है इसका, ठीक है, 2m। क्योंकि जब हम m के स्थान पे इनमें से किसी को भी रख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, धनात्मक समपूर्णांक, क्योंकि उसने धनात्मक समपूर्णांक की बात करी है, ठीक है। तो उसी का रूप हमें बताना है तो हमने बता दिया, ठीक है। चाहे आप और भी नंबर रख के देख लीजिए। जब m बराबर 3 रखोगे तो क्या होगा, तब भी आप देखिए 2 3 6, ये भी आपका समपूर्णांक है। इस तरह आप किसी भी नंबर को रखोगे, ठीक है, तो आपको समपूर्णांक ही मिलेगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2m। आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। पिछले क्वेश्चन में आपसे समपूर्णांक की बात की गई थी, अब आपसे कौन सी बात की गई है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। विषम पूर्णांक की बात कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हल होगा आपका 2m + 1, ठीक है। क्योंकि जब भी आप इसमें m के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कोई भी नंबर रखोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको। जब हमने मान लीजिए 1 रखा, ठीक है,
जब m बराबर 1 रखा तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 1 3। ये देखिए आपका धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है ना। उसी प्रकार जब हम m बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5। ये भी देखिए आप धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है। ठीक है, जब आप m बराबर 3 रखेंगे तब भी देखिए आप 3 दूनी 6 और 1 7। ये भी देखिए आप धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है। इस प्रकार से आप इन सारे नंबरों को रखते जाएंगे ना तो आपको एक विषम पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, आपको इन सब को रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 1 2 को ही एग्जाम्पल के तौर पे शो कर देना। ठीक है, आपको दिखा देना है कि ये ऐसे होता है जैसे हमने बताया। ठीक है, इन सब को नहीं रखना आपको। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।